विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हम स्पर्श गद्य विभाग में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक है दुख का अधिकार, दूसरा है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। और आज हम एक और नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है अतिथि तुम कब जाओगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसके लेखक शरद जोशी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्जैन शहर में, मध्य प्रदेश में, 1931 को। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में भी रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में, यानी कि निर्वाह के रूप में, कमाई के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कोलम के अतिरिक्त हास्य, व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे हैं। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में हमारे शरद जोशी भी एक माने जाते हैं। तो अब शरद जोशी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल और सहज है, यानी कि पाठक को समझ में आए ऐसी है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। रोचक यानी रसपूर्ण बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका। यानी कि उनका जो अवलोकन है, निरीक्षण है, वो इतना धारदार है, पैनी नज़र वाला है कि इसमें से ये सारी बातें बच नहीं सकी है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ में तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए। हम अतिथि के बारे में क्या मानते हैं कि जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है वह। लेकिन यह समय बीत चुका है। आज लोग इतने व्यस्त हैं कि उनके पास समय नहीं है। तो कोई भी अतिथि बन के जाए तो सबसे पहले उसको सूचित कर देना जरूरी है, एक शिष्टाचार है।
ऐसा लेखक कहते हैं। और 1-2 दिन मेहमानी करके विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पाठ है हमारा, इसमें मेहमान बनकर जाने वाले हम जैसे सभी लोगों के लिए ये लागू होता है। पाठ को पढ़ने से पहले उसके अभ्यास में कुछ सरलता रहे, कुछ सरसता बनी रहे, इसके लिए उसके कुछ शब्दों का भी अभ्यास कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सतत यानी निरंतर, लगातार, आतिथ्य यानी आवभगत, एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री, अंतरंग घनिष्ठ अथवा गहरा, आशंका यानी खतरा, भय, डर, मेहमान नवाजी यानी अतिथि का सत्कार करना, वो स्वागत करना, छोर यानी किनारा या तो सीमा, भावभीनी प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से लथपथ, आघात, चोट करना, प्रहार करना, अप्रत्याशित मतलब आकस्मिक, अनसोचा, अनजाना ऐसा, मार्मिक मर्म को स्पर्श करने वाला या तो हृदय को छूने वाला, मर्म स्पर्शी, सामीप्य का मतलब है निकटता, समीपता, नज़दीकी, औपचारिक यानी दिखावटी, रस्मी जिसमें बनावटीपन होता है ऐसा। उसके बाद है निर्मूल, मूल रहित, बिना जड़ का, कोनलो मतलब कोनों से, सौहार्द, मैत्रीपूर्ण, हृदय की सरलता से, रूपांतरित जिसका रूप या तो आकार बदल दिया गया हो ऐसा, उष्मा, गर्मी, उग्रता, संक्रमण एक ऐसी स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश करना। उसके बाद है गुंजायमान यानी गुंजता हुआ, आवाज़ फैलाता हुआ, उसे हम कहते हैं गुंजता। तो इन शब्दों के साथ आशा करते हैं आपको अब जो हम चैप्टर, हमारा जो पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। साथ साथ हम आपको समझाते भी रहेंगे कहीं कहीं जगह पर। तो हम अब पाठ के पठन की शुरुआत करते हैं। अब उसे ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है। यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है
तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग मित्रता की निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। मेरी हैसियत कितनी है वो सब तुमने देख लिया है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? इस पैराग्राफ में अतिथि 4 दिनों तक सतत हमारे लेखक के यहाँ रुका है और उसके रुकने से लेखक के निजी जीवन पर जो तकलीफ़ें आ रही हैं, उनकी जेब पर जो भारी खर्च आ रहा है, जो उनकी हैसियत के बाहर है, उसके बारे में लेखक मन ही मन अपने उस अतिथि को चिन्हित करके अपने मन की विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, लेखक कहते हैं कि जितना हो सके उतना आप जल्दी चले जाओ, आपको अपना घर पुकार रहा है, लेकिन फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं लेता है। अब कहते हैं, जब पहली बार लेखक के यहाँ वो अतिथि मेहमान बन के आया, उस समय उनकी भाव संवेदनाएं कैसी थी, उसके बारे में लेखक बताते हैं। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था, यानी कि स्वीट भी बनाई थी, मिठाई भी बनाई थी। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। इस सारे अभिवादन जो किया, स्वागत किया, उसके मूल में एक आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया।
हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन पहली बार अतिथि लेखक के घर आता है, अतिथि को देखते ही उनकी आशंका से हृदय धड़क उठता है। फिर भी उनका बटुआ कांप जाता है, मतलब उनको भारी खर्च की आशंका बनी रहती है। फिर भी वह एक मित्र की भांति, घनिष्ठ मित्र की भांति वह उसको गले भी लगाते हैं, उसका स्वागत सत्कार भी करते हैं। साथ में उनकी पत्नी भी उनकी आवभगत करती है। उनके लिए सामान्य भोजन के अलावा एक शानदार भोजन का आयोजन किया जाता है। वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि लेखक ऐसा मानते थे कि दूसरे दिन शायद हमारे अतिथि चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वो वहाँ पर अड़े रहे। दोपहर के भोजन को लंच में बदल दिया गया, रात को उन्हें सिनेमा दिखाया गया। ये सारी बातें लेखक ने, ये सारा व्यवहार लेखक ने इसीलिए किया कि उन्हें लगा कि शायद अब हमारे मेहमान एक भावभीनी विदाई लेकर यहाँ से आखिरी स्मरण छोड़ते हुए स्टेशन तक चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेखक की धारणा गलत हुई। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी कि सोचा नहीं था, ऐसा था, और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तीसरे दिन जब तुमने कपड़े धोने के लिए धोबी को देने के लिए कहा, तो मैं सहम गया। यह चोट मेरे लिए एक मार्मिक थी। तुम्हारे स्वामी की कोई वेला इस तरह रबर की तरह खींच जाएगी, उसका मुझे अंदाजा नहीं था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अतिथि देवो भव की जगह, अतिथि मानव की जगह थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक ने कहा, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। लेखक को लगा कि शायद हो सकता है कपड़े धुलवा कर अतिथि यहाँ से विदाई ले लेंगे। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें सुनकर कपड़े धुलवाने की पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी विशाल हो गई, आंखों में गुस्सा आ गया। वो सोचने लगी कि शायद अभी भी उसका रुकने का इरादा है।
अभी भी वो जाने का नाम नहीं लेगा। आज से पहले कभी भी पत्नी की आंखें इतनी बड़ी बड़ी नहीं हुई थी। जो कुछ साल पहले अकेलेपन की यात्रा का समाप्त करने पर लेखक ने बिस्तर खोल दिया था, उस समय थी ऐसी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। पत्नी के दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि हो सकता है वो अभी भी रहने का इरादा रखता है, और आशंका निर्मूल भी नहीं थी। अतिथि, तुम जा नहीं रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से यानी सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप खड़ी है, केंद्र में आकर चुप पड़ी है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुप गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनैः ही शनैः धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पाया हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब अतिथि आए थे तो 1-2 दिन तक लेखक के साथ कई विषय पर उनकी चर्चाएं हुई। परिवार पर हुई, बच्चे पर हुई, नौकरी पर हुई, फिल्म पर हुई, राजनीति पर हुई, रिश्तेदारी पर हुई, तबादले पर हुई, पुराने दोस्तों के बारे में चर्चा हुई, परिवार नियोजन के बारे में चर्चा हुई, महंगाई के बारे में चर्चा हुई, साहित्य के बारे में चर्चा हुई, और यहाँ तक कि कॉलेज के ज़माने में कैसे छुप छुप कर आँख मार के अपनी प्रेमिकाओं के साथ मस्ती करते थे उसका भी जिक्र कर लिया। लेकिन अब ये सारी भावनाएं बोरियत में रूपांतरित हो गई हैं। न लेखक अतिथि के साथ बातें कर रहे हैं और ना ही अतिथि लेखक के साथ बातें कर रहे हैं। ना ही उनके अंदर पहले जैसा वो प्यार है, वो सत्कार है, वो भीगी भावनाएं हैं, कुछ भी उनके हृदय में अब नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल मेरी पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। जिस अतिथि के लिए डिनर का आविष्कार किया गया, लंच का आविष्कार किया गया, सिनेमा दिखाया गया, अच्छी तरह से उनकी आवभगत की गई,
वो अतिथि आज भी 3-3 दिन के बाद भी जब घर पर अड़े रहे, लेखक पर भारी बोझ बने रहे, उनका ज़्यादा खर्च होने लगा, उनके भीतर से, हृदय से अतिथि का सत्कार कम होने लगा और वही भोजन एक सादे भोजन में परिवर्तित हो गया। यहाँ डिनर और लंच से खिचड़ी का बनना ये बात बताता है कि शायद अतिथि यह समझ जाए कि अब तो मुझे जाना चाहिए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार का रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अगर खिचड़ी की बात से आप समझ नहीं जाओगे तो हो सकता है हमें उपवास भी करवाना पड़ेगा ताकि आप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, अंतिम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। एक हद पार कर दी है अतिथि ने। 3-3 दिन पूरे हो चुके हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं। लेखक उन्हें बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उनका अपमान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अतिथि उनके यहाँ भगवान के रूप में आया है। और इसी कारण, चिटके रहने के कारण उनकी जो होम की जो स्वीटनेस है, उनके अंतरंग संबंध जो है वो कड़वे हो रहे हैं। यह बात अतिथि नहीं सोच रहा है। और यहाँ तक अब समय आने वाला है कि वही लेखक, वही मेज़बान अतिथि को गेट आउट भी कह सकता है। यहाँ तक वो उससे त्रस्त हो चुके हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी कि 4 दिन तक तुमने हमारे घर पर मेहमान नवाजी की है, हम पर भारी बोझ बनकर रहे हो। कल का दिन, कल के सूर्य की पहली किरण तुम्हारे 5वें दिन की प्रतीति कराएगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा। मेरी धीरज टूट जाएगी। स्टैंड नहीं कर पाना मतलब मेरी धीरज टूट जाएगी, मेरा धैर्य खत्म हो जाएगा, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ में नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अगर अपनी वाली पर उतरेगा उसके पूर्व तुम लौट जाओ। कहने का मतलब ये है, लेखक कहते हैं
जब 5वां दिन हो चुका है, अगर इस दिन अगर आप समझ जाते हो, चले जाते हो, तो आपका आदर और सम्मान अभी भी बन सकता है। अगर फिर भी तुम नहीं समझ पाओगे तो मेरा मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा। अगर आपके देवत्व को सुरक्षित रखना है, आतिथ्य को सुरक्षित रखना है, तो आप मेरे निकालने से पहले चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? कहने का मतलब है आप जितना हो सके उतना जल्दी ही यहाँ से चले जाओ, उसी में ही आपकी भलाई है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर के बारे में, जो मैं आपको अगर समझा रहा हूँ यहाँ पे, आपको कैसे तैयारी करनी है। समझाने का मतलब ये है आपको कैसे याद रखना है। चैप्टर तो आपने सुन लिया, समझ लिया होगा। अब जो आंसर है वो आंसर में कैसे हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि लेखक ने अतिथि के जाने का संकेत किन किन उपायों से दिया। लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत किन किन उपायों से दिया। आंसर है लेखक ने अतिथि को जाने का संकेत देने के लिए कई उपाय किए। उसने अतिथि के सामने रोज रोज तारीखें बदली। तारीखें बदलते समय इस बात को दोहराया कि आज यह तारीख हो चुकी है। ऐसा करके वह लेखक को जाने की याद दिलाना चाहता था। फिर उसने धोबी को कपड़े देने की बजाय लॉन्ड्री में देने का सुझाव भी दिया ताकि कपड़े जल्दी धुल सके। जल्दी धुल सके वाक्य में भी यह संकेत था कि तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। इसके बाद लेखक ने मुस्कुराना और बातचीत करना भी बंद कर दिया। यह भी साफ संकेत था कि अब अतिथि को यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे अब और रहना नहीं चाहिए। अब लेखक की सहनशक्ति बहुत कम हो चुकी है। परंतु ढीठ जिद्दी अतिथि के सामने सब उपाय फीके होते पड़ते गए। तो आपको ये याद रखना है कि किस तरह से लेखक कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं। हर रोज़ अतिथि को पूछ के तारीख बदल रहे हैं। उनके कपड़े धुलने की बात आती है तो उससे भी ये समझ जाते हैं कि शायद कपड़े धुलवाने के बाद अतिथि चले जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं। उसके साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं, मुस्कुराना छोड़ देते हैं, फिर भी जिद्दी अतिथि वहाँ से जाता नहीं है। ये सारे उपाय आपको बताने हैं, लिखने हैं। घर की स्वीटनेस कब समाप्त हो जाती है? दूसरा क्वेश्चन है, घर की स्वीटनेस कब समाप्त हो जाती है? तो घर की स्वीटनेस अर्थात पारिवारिकता की मिठास, परिवार के सभ्यों के बीच की जो मिठास है, मधुर संबंध है, तब समाप्त हो जाती है जब कोई बाहर का व्यक्ति अतिथि बनकर दाल भात में मुसलचंद बनकर बीच में आ जाता है। यानी कि दो मीठे संबंध के बीच में एक कड़वाहट पैदा करता है। बाहर के आदमी के आ जाने से मनुष्य को घर नहीं लगता है, वो आराम से नहीं रह पाता है। उसे औपचारिक होना पड़ता है, जानबूझकर शिष्टता का दिखावा करना पड़ता है, खुलकर हंसना भी कठिन हो जाता है। हर घर के अंदर एक खास तरह का आत्मीय वातावरण होता है जिससे घर के सभी सदस्य परिचित होते हैं। उनमें एक प्रकार का खुलापन होता है। वे अपनी खूबियों, अपनी कमजोरियों को अपने लोगों के सिवा और किसी को नहीं बताना चाहते।
बाहर से आए अतिथि के कारण उनका वो खुलापन, जो प्राइवेसी है, वो नष्ट हो जाती है। उनकी आपसी आत्मीयता और स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इससे घर के अंदर का जो वातावरण है वह एक भारी हो जाता है। दूसरे व्यक्ति के आने से खुलकर घर के सदस्य बातचीत नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से ठीक से रह नहीं पाते हैं, शिष्टाचार का कृत्रिम दिखावा करना पड़ता है और इसी से उनकी जो पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं, जो मधुर संबंध है, वह धीरे धीरे कड़वाहट में बदल भी सकते हैं। अब नया क्वेश्चन है, लेखक अच्छा आतिथेय है, यानी कि मेजबान है, सिद्ध कीजिए। लेखक अच्छा आतिथेय है, सिद्ध कीजिए। तो लेखक अच्छा आतिथेय है, वह घर पर आए मेहमान का हृदय से स्वागत करता है। हमने देखा है गले से मिलता है ना, वो चाहे अतिथि उसके बुलाने पर नहीं आया था, बिना बुलाए आया था, बिना कहे आया था, फिर भी अपितु अपने आप आया था, फिर भी उसने स्नेह भरी मुस्कान से उसका स्वागत किया, उसकी आवभगत की, रात को उसे अच्छा भोजन करवाया। भोजन में 2-2 सब्जियां, रायता और मिठाई भी खिलाई। अगले दिन भी उसे अच्छा लंच करवाया, सिनेमा भी दिखाया, उसके साथ खूब खूब बातें की, ठहाके लगाए, इधर उधर की गप्पे मारी। एक अच्छे आतिथेय के ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर भी उसने अतिथि को ऐसा नहीं लगने दिया कि उसके हृदय में उसके प्रति कड़वाहट है, एक बोझपन है। ये अच्छे अतिथि का, आतिथ्य का लक्षण है। जहाँ तक लेखक के कोसने का प्रश्न है, उसमें दोष लेखक का नहीं है, अतिथि का भी है। अतिथि थोड़ी देर के लिए ही ठीक रहता है, बिना बताए अधिक दिनों तक रहना बोझ के समान लगता है। इससे कोई भी व्यक्ति घबरा सकता है, उब सकता है, उकता सकता है। ध्यान करने योग्य बात यह है कि लेखक के मन में तरह तरह की बातें आई, लेकिन उसने अतिथि के सामने प्रकट नहीं की। जबानी रूप में उसने अतिथि के बोझ को सहन कर लिया। इससे भी उसके अच्छे आतिथेय होने का परिचय मिलता है। अब हम जाते हैं लघु प्रश्नोत्तर में। लघु प्रश्नोत्तर में आपको एक वाक्य के प्रश्नोत्तर नहीं तैयार करने हैं, सिर्फ 2 या 3 वाक्यों के जो क्वेश्चन है वही आपको तैयार करने हैं। उसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन के बाद आपको गोल्डन में से परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर में पूछे गए, यहाँ पे जो मैंने बताए हैं CBSE 12, 15 ऐसे जो प्रश्न है वही क्वेश्चन आपको लिखने हैं और शब्दार्थ को लिखना है फेयर बुक में। अब यहाँ पर लघु प्रश्नों में लेते हैं पहला कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है। लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, लेकिन वह क्यों चाहता है कि अतिथि लौट जाए? लेकिन वह क्यों चाहता है कि अतिथि लौट जाए? आंसर है कि लेखक अतिथि को देवता मानता है और पहले दिन उसका खूब आदर सत्कार भी करता है, लेकिन अतिथि जरूरत से ज़्यादा दिनों तक घर में टिक गया, रुक गया, यह लेखक को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वह चाहता है कि अतिथि जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस लौट जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि संबंधों की बोरियत, भारीपन किस प्रकार प्रकट की जाती है? संबंधों की बोरियत किस प्रकार प्रकट की जाती है? तो है आंसर है कि संबंधों की बोरियत प्रकट करने के कई तरीके हैं। अतिथि के साथ बात करना कम कर दिया गया, मुस्कुराना और हंसना छोड़ दिया गया,
कोई किताब, उपन्यास या पत्रिका लेकर उसके पन्ने उलटने पलटने शुरू कर दिए गए, ये सारी बातें बोरियत होने का लक्षण है। यानी कि उसके साथ जो अपनापन था वो एकदम से कम हो गया और वो सब उनके साथ जो बातें हुई, जैसे कि सामने बैठना, हंसना नहीं, उनको बुलाना नहीं, उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देना, ये सारी बातें जो है वो इसी में आ जाती है। अब आगे प्रश्न है कि अतिथि के आने पर लेखक का हृदय अज्ञात आशंका से क्यों धड़क उठा। अतिथि के आने पर लेखक का हृदय अज्ञात आशंका से क्यों धड़क उठा। या तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि लेखक को किस बात की आशंका थी और वह निर्मूल क्यों नहीं थी। लेखक को किस बात की आशंका थी और वह निर्मूल क्यों नहीं थी। अब देखते हैं इसमें कि अतिथि के आने पर लेखक का हृदय उसके स्वागत सत्कार में होने वाले खर्च के बारे में सोचकर धड़क उठा था। अचानक से वो आ गए, अचानक से उस पर बोझ हो गए, भारी खर्च का बोझ होने वाले थे, ये जानकर उनका हृदय धड़क उठा। उनकी यह आशंका सच ही निकली कि अतिथि लगातार 4 दिनों तक टिका रहा और लेखक का पैसा पानी की तरह बहाता रहा। लेखक को भारी खर्च करवाया जो वो करना नहीं चाहते थे, उनकी वो स्थिति नहीं थी। आगे क्वेश्चन है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने का आशय क्या है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने का क्या आशय है। तो आंसर है कि सत्कार में एक उत्साह भरा जोश होता है। यदि मेहमान जबरदस्ती गले पड़ जाए तो वह जोश समाप्त हो जाता है। सत्कार में उत्साह का एक जोश होता है, अगर वो जबरदस्ती कोई गले पड़ जाता है तो वह जोश एकाएक समाप्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लेखक ने अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान क्यों माना, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान क्यों माना, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है कि लेखक ने लंबे समय के लिए गले पड़े अतिथि को राक्षस के समान माना है। 4 दिन तक वह लेखक के घर में पड़े रहे। लेखक को कई सारी मुश्किलें उठानी पड़ी। वो अवांछित है, इच्छने योग्य नहीं है, उसे इतने दिन भी नहीं ठहरना चाहिए और उस पर होने वाला खर्च भी बहुत अधिक था। तो इसीलिए अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान माना गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ इस चैप्टर में एक्सप्लेन में आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करना है वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह चैप्टर को आपको फेयर बुक में, स्पर्श की फेयर बुक में लिखना है और इसमें जो CBSE में पूछे गए प्रश्न हैं उसके अलावा दूसरे परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं वो भी आपको लिखने हैं और अच्छी तरह से नोटबुक बनानी है। अगर समझ में न आए तो मुझे पूछ भी लेना है। ओके, गुड बाय, सी यू।